Hello friends, in this video we are going to discuss about the response of microorganism to oxygen or different types of organisms based on requirement of oxygen. Response of microorganisms to oxygen or types of microorganisms based on oxygen requirement. So microorganisms. So as we have heard about that कि हमने सुना है कि जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उनको हम क्या बोलते हैं. सो दिस ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज एरोबिक ऑर्गेनिजम्स. और जो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं करते या फिर उसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, सो उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं. सो दिस ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स या एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और इनके बीच में ही कुछ रेंज होती है, जैसे कि फैकल्टेटिव ऑर्गेनिज्म जो टॉलरेट करते हैं, टॉलरेंट ऑर्गेनिजम्स. तो इन्हीं कैटेगरीज को हम आज देखने वाले हैं और ये ऐसा बिहेवियर क्यों दिखाते हैं वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे. सो ऑर्गेनिजम्स बेसिकली बेस्ड ऑन रिस्पांस दैट इज रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन. तो उनको हम कैटेगराइज करते हैं. बेसिकली क्लासिकली उनको 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है. So they are divided into 5 different groups based on requirement of oxygen. So पहला जो ग्रुप है that is strict aerob. strict या बोल सकते हैं या फिर obligatory aerob भी उनको हम बोल सकते हैं. obligatory या फिर obligate aerobes. ऑब्लिक मतलब सो देयर इज ऑब्लिगेशन, कंपल्शन है, इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है. सो दे आर ऑब्लिगेट एरोबिक ऑर्गेनिज्म. ठीक है. सो सेकंड कैटेगरी होती है दैट इज माइक्रो एरोफिलिक ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो एरोफाइल्स. माइक्रो एरोफाइल्स मतलब उनके नाम में ही लिखा है कि ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट होती है उनकी बहुत ही कम होती है. फॉर एग्जांपल ऑब्लिगेट एरोबिक जो होते हैं सो दे कैन ग्रो एट अराउंड, अभी एटमॉस्फेयर में कितना कंसंट्रेशन होता है ऑक्सीजन का, अराउंड 20 से 21% के आसपास होता है. ठीक है. तो इजीली ये क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, बियर कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं. लेकिन माइक्रो एरोफाइल जो होते हैं, माइक्रो मतलब यहाँ पे कम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इनकी होती है. सो दैट इज दे रिक्वायर O2 एट कंसंट्रेशन ऑफ अराउंड 2 to 10%. यहां तक ये क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं ऑक्सीजन को. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज माइक्रो एरोफाइल्स. सो नेक्स्ट कैटेगरी होती है ऑर्गेनिजम्स की, दैट इज कॉल्ड एज फैकल्टेटिव एनारोब्स और फैकल्टेटिव ऑर्गेनिजम्स. फैकल्टेटिव, so they can grow even in absence of oxygen. Can grow in absence of oxygen. Okay, can grow in absence of O2. But अगर O2 present होता है, if O2 is present then their growth is good growth. मतलब it will be advantage. उनके लिए क्या होता है, एडवांटेज होता है. So then थर्ड कैटेगरी के बाद आती है फोर्थ कैटेगरी दैट इज कॉल्ड एज एरो टॉलरेंट. यानी कि ये क्या कर सकते हैं, सो दे कैन टॉलरेट द एयर. मींस though they are anaerobic organism but they can tolerate.
मतलब इनके लिए लेथल नहीं होता है, मींस दे कैन ग्रो इवन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इवन दे कैन सर्वाइव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सर्वाइव इन प्रेजेंस ऑफ O2। जब O2 प्रेजेंट होता है फिर भी वो सरवाइव करते हैं, उनको हम बोलते हैं एरो टॉलरेंट ऑर्गेनिज्म। और लास्ट कैटेगरी जो है क्लासिकली इसको हमने डिवाइड किया है, दैट इज सो फिफ्थ कैटेगरी दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रिक्ट एनारोब। ओके, स्ट्रिक्ट एनारोब, या फिर इनको हम क्या बोल सकते हैं, और ऑब्लिगेट एनारोब्स। मीन्स इनकी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है सो नील है, ठीक है। सो ऑक्सीजन इज टॉक्सिक टू दीज ऑर्गेनिजम्स, इवन लो O2 इज टॉक्सिक, ठीक है। तो हमें अगर उनको कल्टीवेट भी करना है एनारोबिक ऑर्गेनिज्म को, तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो रिक्वायरमेंट है उनकी ये इस प्रकार की क्यों है। सो व्हाई O2 is required in very less amount or low amount। अब ये ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इन ऑर्गेनिज्म के पास एक विशेष क्या होता है, बायोकेमिकल मैकेनिज्म होता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाई ऑक्सीजन इज टॉक्सिक टू दीज ऑर्गेनिजम्स। ऑक्सीजन इनको टॉक्सिक क्यों होता है। ऑक्सीजन जो होता है, व्हाई ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड बाय एरोबिक ऑर्गेनिज्म। इट इज द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। मतलब जो कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन है या ट्रांसपोर्ट चेन है, वहां पे ऑक्सीजन का क्या रोल होता है, इट विल एक्ट एज ए टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। मतलब जो कोई भी एनर्जी हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं कोई भी फूड से, तो उस दौरान क्या होता है, कोई तो भी एक्सेप्टर चाहिए होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ये क्या करते हैं एट द एंड, ठीक है, एट द एंड ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन पास कर देते हैं। तो अभी रिडक्शन किस प्रकार से होता है ऑक्सीजन का, जब इलेक्ट्रॉन पास होते हैं तो रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन किस प्रकार से, देखिए क्या होता क्या है। मतलब ये ऑर्गेनिज्म क्यों सरवाइव नहीं कर पाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये ऑर्गेनिज्म क्यों कर पाते हैं, या फिर ये ऑर्गेनिज्म फैकल्टेटिव है। मतलब क्या है फैकल्टेटिव, मतलब कि ये दोनों कंडीशन में क्या हो सकता है, ग्रो हो सकता है, लेकिन ग्रोथ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ज्यादा हो सकती है। ऑक्सीजन का रिडक्शन किस प्रकार से होगा, देखिए। फर्स्ट ऑक्सीजन विल कंबाइन विथ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा, ये कंबाइन होगा। सो नाउ दिस विल जनरेट सुपर ऑक्साइड रेडिकल। ये क्या मिलेगा हमें, सुपर ऑक्साइड रेडिकल, सुपर ऑक्साइड रेडिकल। सो दिस इज द कल्प्रिट टू एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। देखिए ये क्या करता है, अगर ये तैयार होता है तो इनके पास इनको डिफ्यूज करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। क्या है, सुपर ऑक्साइड जो रेडिकल्स है या फिर ऑक्सीजन के जो रेडिकल्स है, ठीक है, सुपर ऑक्सीजन रेडिकल जिनको हम बोलते हैं, ओके, ऑक्सीजन की जो रेडिकल्स है या फॉर एग्जांपल सुपर ऑक्साइड रेडिकल जो है, सो ये क्या करते हैं, बाकी के जो मॉलिक्यूल्स है उनका ऑक्सीडेशन करते हैं। तो यहाँ पे ये सुपर ऑक्साइड रेडिकल बन गया। सो नेक्स्ट अगेन, सो दिस सुपर ऑक्साइड रेडिकल में कंबाइन विद, अब क्या होगा, देखिए रिडक्शन कैसे स्टेप बाय स्टेप होता है। अगर यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे आप, सो इट में कंबाइन विथ लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, और उनका क्या करेगा, ये ऑक्सीडेशन करेगा। उससे क्या होगा, उस मॉलिक्यूल का नेटिव स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा। सो नाउ दिस O2 oxygen radical, that is superoxide radical, will combine with another superoxide radical। ये देखिए और दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होगा, प्लस O2 प्लस H प्लस। तो देखिए सिक्वेंशियली क्या होता है, सो दिस में बी कन्वर्टेड इनटू H2O2 प्लस
यहाँ पे आपको O2 मिल सकता है। सो दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सो दिस इज अनदर रीजन। अब ये क्या होता है? इट विल आल्सो जनरेट सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स। ऑक्सीजन के रेडिकल जनरेट करने का काम करेगा। सो इट इज अगेन वेरी रिएक्टिव। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो आपने नाम सुना होगा। सो नाउ H2O2 will again combine with electrons, okay, and will give rise to H2O प्लस यहाँ पे आपको एक प्रोटॉन और लगेगा, प्लस 1 प्रोटॉन। So that will give rise to H2O plus OH radical. Now again you are getting hydroxyl radical. So this is hydroxyl radical. देखिए आपको क्या मिल रहा है? हाइड्रोक्सिल रेडिकल। यू आर ऑल्सो गेटिंग हाइड्रोक्सिल रेडिकल। अब ये हाइड्रोक्सिल रेडिकल अगेन कैन कंबाइन विथ, देखिए ये जो है इट विल आल्सो अगेन कंबाइन विथ इलेक्ट्रॉन प्लस H plus and will gives rise to H2O। मतलब ये इस सीक्वेंस में क्या होता है? किसका ऑक्सीडेशन होता है? सॉरी, रिडक्शन होता है, ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है, और अल्टीमेटली हमें क्या मिलता है? H2O। लेकिन अगर ये रेडिकल्स देखिए, सुपर ऑक्साइड रेडिकल या फिर ये सुपर ऑक्सीजन स्पेसीज जिनको हम बोलते हैं, सो इनकी क्या कैपेसिटी है? सो दे ब्रिंग अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स इन सेल। अब माइक्रोमोलिक्यूल्स कौन से हैं? न्यूक्लिक एसिड्स है, प्रोटीन्स है, और न्यूक्लिक एसिड के बाद प्रोटीन्स है, लिपिड्स है। इन सारे के सारे मॉलिक्यूल का ये क्या कर सकते हैं? ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। मतलब ऑक्सीजन जैसे यूजफुल है इस ऑर्गेनिज्म के लिए, इसी प्रकार से एनारोबिक ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल है। लेकिन उनके पास कोप अप करने के लिए कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। यस, सो दीज ऑर्गेनिजम्स हैज स्पेसिफिक मैकेनिज्म टू कोप अप विथ दीज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज। ओके, इनको क्या बोलते हैं हम? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज। क्यों उनको रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज बोलते हैं? बिकॉज दे रिएक्ट with other molecules and they are made up of oxygen, so that's why they are called as reactive oxygen species। तो अभी इनको कोप अप करने के लिए एरोबिक ऑर्गेनिज्म के पास कोई तो भी मैकेनिज्म होना चाहिए। सो यस, सो दिस ऑर्गेनिज्म हैज स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म्स। कौन से मैकेनिज्म इन ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, अब ये हम समझने की कोशिश करेंगे। सो दिस ऑर्गेनिजम्स हैज, एरोबिक ऑर्गेनिज्म के पास कौन से एंजाइम्स होते हैं? सो ऑब्लिगेट एरोबिक जो ऑर्गेनिज्म होता है, सो इट हैज 3 सेट ऑफ एंजाइम्स। ओके, कौन से होते हैं? सो एक तो होता है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। ओके, सेकंड एंजाइम होता है दैट इज पर ऑक्सीडेज, और थर्ड एंजाइम होता है सो इट इज कैटालेज। इनका रोल भी हम देखेंगे कि वो क्या क्या करते हैं। सो व्हाट इज देयर मोड ऑफ एक्शन। ठीक है, कौन से ऑर्गेनिज्म के पास कौन से एंजाइम्स होते हैं, और उनको ध्यान में रखने की ट्रिक भी अपन समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सो ऑब्लिगेट एरोबिक जो ऑर्गेनिज्म होता है, इसके पास तीनों के तीनों एंजाइम्स होते हैं। सो ऑल 3 एंजाइम्स आर प्रेजेंट। ओके, peroxidase, sorry, superoxide dismutase, peroxidase and catalase। क्लियर?
सो ये जो स्ट्रिक्ट एनारोब होता है, इसके पास तीनों के तीनों एंजाइम अब्सेंट होते हैं, अब्सेंट नॉट प्रेजेंट, तीनों के तीनों। मतलब देखिए दो कैटेगरी तो आपकी क्लियर हो गई, आपको समझ में आ रहा है। सुना हो बाकी के जो ऑर्गेनिजम्स है इन सब के पास सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज प्रेजेंट होता है। ओके, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, इनका रोल क्या है ये हम समझेंगे, पहले इनका नाम समझिए। सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज कुछ तो भी कर रहा है, सो डिसम्यूटेशन कर रहा है किसका, सुपर ऑक्साइड। ओके, सुपर ऑक्साइड हमने अभी देखा है थोड़ी देर पहले। सो नेक्स्ट परऑक्सीडेज जो होता है, सो इट इज आल्सो प्रेजेंट इन ऑल। मतलब देखिए क्लियर, लेफ्ट साइड में ऑब्लिगेट के पास तीनों के तीनों है, स्ट्रिक्ट एनारोब के पास तीनों के तीनों ऑक्सेंट है। देन peroxidase is also present in all organisms, all organisms के पास प्रेजेंट है। माइक्रो एरोफाइल्स के पास या तो प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है कैटालिस। फैकल्टेटिव के पास कैटालिस प्रेजेंट है, एरोटोलरेंट के पास कैटालिस एब्सेंट है। क्लियर? तो ये तीन एंजाइम आपको याद रखनी है, अभी इनका रोल हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये चार्ट आप बना के रखिए और उसको मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए, उसको समझिए। ठीक है, अभी हम देखेंगे इनका मोड ऑफ एक्शन कि हाउ दीज एंजाइम्स एक्ट एंड हाउ दीज एंजाइम्स हेल्प पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म टू कोप अप इन दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। अब एरोबिक ऑर्गेनिज्म क्यों सरवाइव करता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि इसके पास क्या है, ये तीनों एंजाइम्स है। अगर ये एंजाइम नहीं होते हैं तो दिस ऑर्गेनिज्म इज अनेबल टू कोप अप विथ ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन जरूरी तो है, लेकिन क्या है उससे जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जनरेट हो रही है, मतलब ये एक पावर की तरह है। पावर आपके पास है लेकिन उसको इस्तेमाल करते आना चाहिए, मतलब उसका आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते आना चाहिए, नहीं तो दैट विल बिकम्स अ वेरी वेरी बैड ब्लंडर। ठीक है, तो अभी इन तीनों एंजाइम्स का रोल हम समझने की कोशिश करेंगे। So how these three enzymes act? So पहला जो एंजाइम है अपना सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। So सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज क्या करता है? So it will combine दो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो होती है उनको क्या करने की कोशिश करेगा, ये कंबाइन करने की कोशिश करेगा। ओके, सो O2, ठीक है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज दैट इज सुपर ऑक्साइड रेडिकल, सो इट इज कॉल्ड एज सुपर ऑक्साइड रेडिकल प्लस ट्वाइस H प्लस, सो दैट विल गिव्स राइज। अब ये कौन सा एंजाइम है यहाँ पे देखिए, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, सुपर ऑक्साइड SD, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज SD, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। ये क्या करेगा, सो इट विल कन्वर्ट दिस सुपर ऑक्साइड्स, सो इट इज कॉल्ड एज सुपर ऑक्साइड, सुपर डुपर है ये सुपर ऑक्साइड। ओके, सो दिस विल गिव्स राइज टू H2O2। देखिए H2O2 बनाया इसने प्लस O2, हो गया इसका रोल। मतलब इसने क्या किया, इस सुपर ऑक्साइड को न्यूट्रलाइज किया। सो ये किसका रोल है, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज का रोल है। सो सेकंड एंजाइम है अपना, सेकंड एंजाइम कैटालेज। कैटालेज क्या करेगा, ये जो H2O2 बना है, H2O2, ठीक है, इस H2O2 को क्या करेगा, इट विल कन्वर्ट दिस H2O2 इनटू कैटालेज एंजाइम। ओके, सो कैटालेज में क्या होता है, इट हैज अ पोरफायरिन रिंग। ठीक है, कैटालेज और पेरोक्सिडेज दोनों में पोरफायरिन रिंग होती है, सो इट इज अ वन ऑफ द हीम कंपाउंड। ओके, कैटालेज, सो इट विल कन्वर्ट दिस H2O2 इनटू H2O प्लस O2। ठीक है, क्लियर? दो H2O2 का कन्वर्शन एक H2O में होगा और एक इसमें होगा ऑक्सीजन, दो H2O। क्लियर? H2
O2 मतलब 4 ऑक्सीजन है अपने पास, 4 में से 2 H2O के पास गए और 2 O2 करके निकल गए. So that is the role of catalase. Now third category of enzyme it is peroxidase. Peroxidase क्या करता है देखिए यहाँ पे. So it will also neutralize H2O2 plus it requires NADH. तो ये क्या करेगा, सिंपली इट विल कन्वर्ट H2O2 इनटू वाटर मॉलिक्यूल्स. डायरेक्टली ये किस में कन्वर्ट करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेगा. कौन सा एंजाइम, peroxidase. मतलब यहाँ पे फिर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि हमने देखा था पहले कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज क्या होती है, बाकी के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होती है. प्लस इट विल यूज NAD. ठीक है, peroxidase. अगर इन कॉम्बिनेशन हम अगर इनकी रिएक्शन की बात करें तो देखिए क्या क्या होता है. अगर कॉम्बिनेशन की बात करें सो यहाँ पे देखिए 4O2 4 स्पेसिस लगेंगी इसकी, प्लस 4H प्लस आयंस, 4 H प्लस आयन जो है ये जो है सो दे आर कन्वर्टेड इनटू, किस चीज में कन्वर्ट किए जाएंगे, सो दे आर कन्वर्टेड इनटू, देखिए यहाँ पे कन्वर्ट किए जाएंगे 2H2O प्लस 3O2. तो ये तीनों एंजाइम की मतलब देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या कर सकते हैं आप, इनको कंबाइन कर सकते हैं. 4O2 आर कंबाइंड एंड विल यूज राइज टू, किसमें जा रहे हैं, किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, H2O में और ऑक्सीजन में. एंड दीज आर दी न्यूट्रल स्पेसीज. ओके, ये कौन सी स्पेसीज है, न्यूट्रल स्पेसीज है. सो इसीलिए इन एंजाइम का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण रोल है इन ऑर्गेनिजम्स में. सो इसीलिए अगर फॉर एग्जांपल एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में ये एंजाइम्स होते थे, सो देन दिस ऑर्गेनिज्म इवन कुड बी सर्वाइव एट इवन लो लेवल और हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन, अगर तीनों के तीनों एंजाइम्स उसमें प्रेजेंट होते थे. ठीक है, तो यही हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है. हमें ये समझना है कि क्यों एरोब होता है और क्यों एनारोब होता है. ऑक्सीजन जरूरी है, लेकिन देखिए कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए ऑक्सीजन जो होता है बहुत ही ज्यादा डेट्रीमेंटल होता है. अब इसका एग्जांपल यानी कि मिथेनोजेंस आर्किया, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया की जो स्ट्रिक्टली एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स है, उनको अगर ये मिलता है देन दे विल गेट किल्ड. और यहाँ पे इसका एग्जांपल ऑब्लिगेट एरोब्स. ऑब्लिगेट एरोब का एग्जांपल बैसिलस आप देख सकते हैं. तो एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म such as fungi, bacteria, protista can be categorized based on its requirement of oxygen. तो इससे हमें ये तो क्लियर हो चुका है कि ऑर्गेनिज्म की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के आधार पे हम क्या कर सकते हैं, उनको कैटेगराइज कर सकते हैं. ओके, ऑब्लिगेट एरोब्स require complete atmospheric oxygen, means they can grow at 20 to 21% of oxygen. Microaerophiles require or tolerate low range of oxygen. Facultative anaerobes can grow even in presence of or absence of oxygen. Aerotolerant, so they can tolerate or survive in presence of oxygen, but they require anaerobic conditions. So strict anaerobe or obligate anaerobe, so they are unable to tolerate the oxygen. तो ये कुछ कैटेगरीज हैं. तो ये हमें कल्टीवेशन से पहले ये वीडियो देखना जरूरी है कि ऑर्गेनिज्म को, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म को कल्टीवेट कैसे करते हैं.